हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नया लेक्चर सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो कुछ चीज़ें छूट गई थी, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अभी यहाँ से मेम्ब्रेन प्रोटीन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, सेल मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस आधार पे मेम्ब्रेन प्रोटीन दो टाइप की होती हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरह की हैं। एक तो इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा पेरीफेरल प्रोटीन। नाम से क्लियर हो रहा है, पेरीफेरल मतलब किनारे वाली। जैसे मैंने ये इस तरह से कुछ लेयर बना रखी हैं, अब इसमें कुछ ऐसे बाहर कहीं इधर कहीं लगी हैं प्रोटीन्स, तो ये पेरीफेरल हो गई। अब इसी में बीच में ही कहीं अंदर ही लगी हुई हैं, उन्हें इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स वो प्रोटीन होती हैं जो पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत या फिर टोटली पूरी तरह से बरीड, मतलब बरीड मतलब तो दफन होता है, तो बरीड मतलब अंदर पूरी तरह से धंसी हुई होती हैं, तो मेम्ब्रेन में ही धंसी हुई होंगी, यानी कि उसी के अंदर होंगी। दूसरा पेरीफेरल प्रोटीन्स की अगर बात करें तो दे लाई ऑन द सरफेस, वो सरफेसेस पे लाई करती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर रहेंगी, है ना। ओके, लाइन बाय लाइन हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा डीपली पढ़ने की हम कोशिश नहीं करेंगे अभी, तो केवल एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन के आधार पे हमने डिवाइड किया मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को दो पार्ट में, इंटीग्रल एंड पेरीफेरल। इंटीग्रल वो जो मेम्ब्रेन्स में ही रहती हैं, मतलब बीच में ही रहेंगी, और पेरीफेरल वो जो साइड में किनारे कहीं पे लगी रहती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था एक इम्प्रूव्ड मॉडल था, एक इम्प्रूव्ड मॉडल था किसका, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, इसको बोला गया कि ये एक अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने बता पाया था, ठीक है। तो 1972 पे, इसीलिए क्योंकि ये इम्प्रूव्ड मॉडल था, इसीलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड किया गया, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। ज़्यादातर लोगों का मतलब ज़्यादातर साइंटिस्ट ने इसे एक्सेप्ट किया। प्रपोज्ड बाई, इसे दिया किसने, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट थे 1972। अकॉर्डिंग टू दिस, क्या बताया, चलो सिंगर एंड निकोलसन ने, इन्होंने बताया कि लिपिड का नेचर क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, ठीक है। और क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से ये क्या करता है, प्रोटीन्स की लैटरल मूवमेंट कराता है, ठीक है। प्रोटीन्स की लैटरल मूवमेंट कहाँ कराएगा, विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। बाइलेयर किसकी, जो सेल मेम्ब्रेन दो लेयर होती है ना, बाइलेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन्स की लैटरल मूवमेंट बनाने वाला कौन होता है, लैटरल मूवमेंट कराने वाला कौन होता है, लिपिड। क्यों, क्योंकि लिपिड के पास एक क्वासी फ्लूइड नेचर पाया जाता है। दूसरा यह है, इसकी जो एबिलिटी है टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की जो एबिलिटी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, एज फ्लूइडिटी। जैसे फ्लूइड का मतलब होता है ना कि कोई किसी भी चीज़ को फ्लो कराना, फ्लूइड का मतलब है फ्लो। जैसे हवा, उसको भी हम फ्लूइड बोलते हैं, पानी को भी फ्लूइड बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ जो बह सके, ठीक है, फ्लो कर सके, जिसमें फ्लो वाली टेंडेंसी हो, वो सब फ्लूइड होता है। तो इसको भी हम एज ए फ्लूइडिटी मेजर करेंगे। अब फ्लूइड नेचर के फ़ायदे क्या हैं, फ्लूइड नेचर होना क्यों चाहिए। फ्लूइड नेचर कुछ फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहला फंक्शन सेल की ग्रोथ कराने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेलुलर जंक्शंस, इंटरसेलुलर जंक्शंस जो बनते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्रेशन, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रेट कराना पड़ता है, सेक्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल में बाहर से किसी मटेरियल को अंदर लेके आना, जैसे इंगल्फ करना, किसी भी चीज़ को खा लेना, है ना, तो एंडोसाइटोसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट। और फाइनली सेल डिवीजन, इसके अलावा भी बहुत से और भी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में हमें सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि फ्लूइड नेचर का होना सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने के लिए ज़रूरी है, सेक्रेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, और सेल डिवीजन प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आता है यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, ट्रांसपोर्ट ऑफ
मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हमने पढ़ी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, पास होने का क्या तरीका है, मेथड क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका नेचर देख लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होगी। परमिएबल का मतलब है अपने अंदर से किसी चीज़ को पास करा देने की परमिशन दे देगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ ना सिलेक्टिवली, तो चूज़ करेगी, सेलेक्ट करेगी किसको पास कराना है किसे नहीं पास कराना है। उसी के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे पहला मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से क्रॉस कर जाते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, उन्हें किसी एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं होती, वो आसानी से निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो अगर बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के कोई मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं तो उस तरह की मूवमेंट को या ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो देखो डिफ्यूजन क्या है, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, यानी कि आयंस की बात नहीं हो रही, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होंगे वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से क्रॉस करते हैं अलोंग विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी उनका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उस पर उसके अलोंग ही चले जाएंगे। जैसे ये क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जैसे सपोज करो ये एक मैंने सर्कल बना लिया, सपोज ये एक कोई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर लो कंसंट्रेशन है, इसके बाहर हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन वाले इन्वायरमेंट में कुछ मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, तो ये हाई से लो की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफ्यूज़न। अगर यही काम न्यूट्रल सॉल्यूट्स के अलावा वाटर भी कर रहा हो, ठीक है, तो वाटर भी मूव कर सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हाई कंसंट्रेशन में वाटर है तो वो मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब कभी भी वाटर की मूवमेंट हमें देखनी हो और वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रही है, अगर वाटर की मूवमेंट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रही है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रही है, तब हम उसी प्रोसेस को डिफ्यूजन ना कह के ऑस्मोसिस कहते हैं। करेक्ट, तो दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना माइंड में। केवल सिंपल डिफ्यूजन अगर वाटर कर रहा हो तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, अब देखो क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स तो मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की बनी है और नॉन पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर लिपिड की बाई लेयर से पास नहीं कर पाते, इसीलिए इनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी जो इन्हें पास करा सकें। ठीक है, जैसे सपोज एक नदी है, उसमें कोई स्विम करके निकल जाता है, तैर करके निकल जाता है, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसे स्विमिंग आ रही है। अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती तो उसे किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते तो उन्हें एक तरह की कैरियर प्रोटीन, कैरियर मतलब जो कैरी करके ले जाएंगी, कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, ताकि वो प्रोटीन्स उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, यानी फैसिलिटेट कर सकें उनकी मूवमेंट को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और कुछ आयंस ऐसे भी होते हैं या मॉलिक्यूल, कुछ आयंस या मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जाकर के, उसके अगेंस्ट जाकर के वो मूव करते हैं। यानी कि अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था हमारा, वहाँ पे हाई से लो की तरफ, पर यहाँ पे उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब लो से हाई जा रहे होंगे। इस तरह की मूवमेंट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो ऐसे है ना कि सपोज करो ये एक लैडर बना दिया, एक जीना जैसे बना हुआ है। अब मैं कोई एक चीज़ यहाँ पे रखा हुआ हूँ, तो ये तो सड़क के नीचे आ जाएगी अपने आप, इसको किसी को धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को मुझे ऊपर चढ़ाना हो तब मुझे अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ अगर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे तो वहाँ पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उनके अगेंस्ट हो गया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी लो टू हाई जाना है, तो इसमें एटीपी की
यूटिलाइजेशन होगा। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हो गई, या एनर्जी चाहिए, तो इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अभी ध्यान देना ना, पहले वाले में क्या था? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत होगी। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक तरह का ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेल वॉल का। तो ये छोटा सा लेक्चर था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल वॉल्स को, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स को। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।